Last class में I did gravitational potential energy of two masses, the Earth and the other mass, which is also minus gm m by r plus h. And the gravitational potential कितना था? Minus gm by r और minus gm by r plus h. Capital R is radius of the Earth. We also found the formula for escape velocity. कितना था? 2gm by r और √2 rg. ठीक है। अगर हम एस्केप वेलोसिटी को डेंसिटी के फॉर्म में निकालें तो फिर क्या होगा? इट वुड बी 2g/r. m क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द अर्थ into the density. We are trying to write formula for escape velocity in terms of density. तो v escape आएगा 8g pi rho by 3 and r will be outside. r square बाहर आ जाएगा, है ना? एक क्वेश्चन लिखो. फाइंड escape velocity. Find escape velocity on a planet. Find escape velocity on a planet whose mass is 5 times that of the Earth and radius is radius is 4 times that of the Earth. Given escape velocity of the Earth is 11.2 kilometer per second. Given escape velocity of the Earth is 11.2 kilometer per second. करो.
एस्केप वेलोसिटी का अर्थ दे रखा है और प्लैनेट पे पूछा है। कितना आ रहा है? 12.48 to कितना? 9/11. 12। 0.48 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके। अर्थ पे हमें ऑलरेडी गिवन है। एक अर्थ ले लेते हैं, एक प्लैनेट ले लेते हैं। अर्थ का ले लेता हूँ वी ई, विच इज 2 GM/R, mass of earth, radius of earth. For the planet, we take P, VP, it is 2 GMP/RP, right? दोनों को डिवाइड कर दो तो VP/V कितना हो गया? √ 2 GMP/RP डिवाइड बाय 2 GME/RE डिवाइड द टू। डिवाइड करने पे क्या होगा? कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाती हैं, तो 2G कट जाएगा। VP would be VE times MP/ME into RE/RP. VP is equal to 11.2। MP/ME कितना दे रखा है? मास ऑफ द प्लैनेट इज 5 times द अर्थ, ठीक है? ये तो 5 आ गया। एंड द रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है? 4 times, तो ये 5/4 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर लो। 11.2 √5 कितना होता है? 2.23। एंड दिस इज 2, मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? 12 पॉइंट कितना बता रहे हो? 48. 12.8। 48. अच्छा, तो 12.48 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गई? √10 × 5.6। हाँ तो ठीक है, तो √10 तुम अगर करोगे, √10 क्यों क्यों आ रहा है? ये तो 4 times, ये तो 5 times है, वहां 5 आ गया, और ये रेडियस 4 times थी प्लैनेट की। ये आ रहा है जिया? यस सर. देख लो यहाँ पे, ये किया ना डायरेक्ट, दोनों को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट लिखो, इफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, if density of the earth remains the same, if the density of the earth remains the same and radius of the earth, radius of the earth is increased by, radius of the earth is increased by 50%, find new escape velocity for the earth. Find new escape velocity for the earth.
तो पहले तो डिसाइड करो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। डेंसिटी सेम रहती है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वी एस्केप इज 8 g pi rho by 3 into r। Got 29.5 in my physics practical. 20। 9.5 in my physics practical. तो 0.5 का क्या लॉजिक है? 30 on 30 मिलने चाहिए थे। अब मैंने फिर आर्ग्यू नहीं किया क्योंकि मुझे लगा वो राउंड ऑफ होके तो फुल हो ही जाएगा तो। चल ठीक है। एंड केमिस्ट्री। Chemistry we didn't get. I got full in the maths practical. अच्छा, तो तुम्हारे 99 हो गए मैथ्स में फिर। कोई बात नहीं, 100 बोर्ड में ले आना। Then 16.8. हम्म 16.8. देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन द बिगिनिंग इट्स 11.2 इक्वल टू √8 g pi rho by 3 into r। ये ले लो, इक्वेशन नंबर 1। नाउ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 50%। So the r dash says r plus 50% of r, which is this. So radius 1.5 times r हो गया। The new radius is 1.5 times r. So the new escape velocity v dash will be 1.5 times. 8 g pi rho, तो सेम रहेगा, and this would be r dash, right? तो या तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1 and 2 को, 2/1 कर लेते हैं। तो v dash बाई v इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा कांस्टेंट टर्म, 8 g pi rho by 3 r dash by 8 g pi rho by 3 r। So v dash by 11.2 is equal to r dash is 1.5 r। तो वो भी 50% इंक्रीज हो गया बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। 11.2 इंटू 1.5 कितना आ रहा है? 16.8. नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ संबित? √2 कैसे आ जाएगा जब 50% इंक्रीज हुआ है? आर डैश हैज बिकम r प्लस 50%। हाँ, तो फिर 3/2 r हो गया। तो यहाँ पे 3/2 लिख देता हूँ, लो इसको मैं 3/2 r लिख देता हूँ। 3/2 r कट गया, बात तो वही है, 1.5। नेक्स्ट, escape velocity for a mass, escape velocity for a mass 10 kg for a mass 10 kg when projected perpendicular from the surface of the earth, when projected perpendicular to the surface of the earth is 11.2 kilometer per second. Escape velocity for a mass 10 kg when projected perpendicular upwards from the surface of the earth is 11.2 kilometer per second. What will be its escape velocity when it's projected
what will be its escape velocity when it's projected at an angle 60 degree to the horizontal? Second part, what will be kinetic energy of a body of mass 1000 kg so that it escapes the gravitational field of the earth? So that it escapes the gravitational field of the earth. Third part, 1000 kg, yes. Third part, also find its escape velocity when projected vertically up. हम्म फर्स्ट वाले कितना आ रहा है? जब वर्टिकली थ्रो करे 11.2 को होता है। अब तुमने 60 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल फेंका। 22.4 by root. 10 केजी की बात कर रहे हैं ना? दिव्या क्या आना है? नहीं हुआ। काव्या? So do we take like iska projection here is equal to 11.2 देखो, escape velocity does not depend upon mass? the direction of projection. Oh, why? या तीनों का आंसर 11.2 है? अब तुम देखो ना, जब तुमने फॉर्मूला डिराइव किया था, याद आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर प्लस काइनेटिक एनर्जी हियर इज इक्वल टू 0। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में एंगुलर प्रोजेक्शन कहाँ पे आता है? आता है? काइनेटिक एनर्जी में एंगुलर प्रोजेक्शन आता ही नहीं है। फिर नहीं नहीं तो अरे काइनेटिक एनर्जी में स्पीड होता है ना कि वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। ये था ना? तो यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है।
So the answer would be 11.2 kilometer per second only. Second part क्या था? Kinetic energy of mass 1000 kg. So यस, उस केस में हमें देखना पड़ेगा 1000 kg की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे तुम? या तो तुम ऐसे कर लो, फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू 1000 इंटू वी, 11.2 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। या फिर तुम इससे भी कर सकते हो, हाफ माइनस GMM/R से भी वही सेम आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लो। six two seven two zero R into 10 raised to 6. 5 इंटू 11.2 का होल स्क्वायर। ये 2 0 मैंने 8 में लगा दिए। 500 into 11.2 square मेरा 62720 है। 6 2 720 ये आ गया ना फिर। 6.27 10⁻10। So हाँ, 5 into 11.2 into 10 cube. किलोमीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा। जूल, अच्छा जूल ना। so सर अगर वो नहीं करे तो किलो जूल हो गया। नहीं 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 नहीं, कोई यूनिट ही नहीं होगा। SI यूनिट में किलो का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर भी तो हो रहा है, वो गलत हो जाएगा पूरा। तो अब एक चीज और, इसकी वो कितनी होगी एस्केप वेलोसिटी? 10 kg की एस्केप वेलोसिटी थी, इतनी थी, तो 1000 kg की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? 7.2. हाँ, सेम, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तुम चींटी को फेंको, हाथी को फेंको, सेम स्पीड चाहिए। एनर्जी वुड बी डिफरेंट, काइनेटिक एनर्जी वुड बी डिफरेंट, बट स्पीड विल बी द सेम। सो कुछ लिख लो, द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन escape velocity from the surface of the earth oblique planet depends upon, point number 1, mass of the earth, second, radius of the earth, और किस पे डिपेंड नहीं करेगा वो भी लिख लो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन, फर्स्ट पॉइंट, mass of the object, mass of the object to be projected, second, angle of projection, angle of projection, किस एंगल से तुम फेंक रहे हो उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड नहीं करेगा। Now suppose we have two masses, m1 and m2. They are supposed point masses, and the separation between them is say d. तो ये भी ग्रेविटी लगाएगा, GM/R² से वो भी ग्रेविटी लगाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे तुम थर्ड मास को अगर प्लेस करोगे, सपोज, सो थर्ड मास विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, है ना, मतलब यू लोकेट अ पॉइंट वेयर ग्रेविटी इज 0,
ड्यू टू नेट ग्रेविटी बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ टू मासेस. क्वेश्चन लिखो. टू पॉइंट मासेस, are separated by 2 point masses are separated by distance d, distance small d. Locate a point where a third mass, locate a point where a third mass will not experience any force. कर लो. तो ये तो फोर्स से भी कर सकते हो या ग्रेविटी से भी कर सकते हो. Equate force on M because of M1 to the force on M because of M2 and solve for X. Do we have to use direction also? No, directions are opposite. That's why Yes. the net force would be 0. See, we need to locate a point which is a neutral point where the net force is 0. We are locating a point on the line joining the two masses where the net force is 0. So force because of M1 would be this way. Yeah. Force because of F2 would be this way. They are equal in magnitude in opposite direction. This would be G M1 M by X whole square equal to G M2 M by, 3 minus x whole square. right. This cancels. Then you can find. Now, how to find X? Take the root of both the sides. It'll be easy for you. Don't open the quadratic. It'll be very long. Now cross multiply, find X. Cross multiply करके solve कर लो. It'll be easy for you. X common आ गया. So X would be root M1 by root M1 plus root M2 into D, right? क्या आ रहा है? ठीक है. क्लियर? काव्य, जिया.
अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखो. एट दिस पॉइंट ऑल्सो फाइंड नेट और टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. एट दिस पॉइंट फाइंड at this point find the total gravitational potential due to the two masses. Find total gravitational potential due to the two masses. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज दिस फॉर्मूला. आंसर m1 m2 g और d के टर्म में आएगा. ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. तो आई वुड सजेस्ट कि तुम पहले से d माइनस एक्स भी निकालो, बिकॉज d माइनस एक्स भी चाहिए होगा ना डिस्टेंस. इसका पोटेंशियल यहाँ पे, इसका पोटेंशियल यहाँ पे भी, दोनों ऐड हो जाएंगे. d माइनस एक्स यहीं से आ जाएगा. x था 10. तो d माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है √m2d बाय √m1 प्लस √m2. कर लो सब्स्टिट्यूट. अप्लाई द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस gm/r. और फिर दोनों को ऐड करना है. कुछ टर्म्स कॉमन आ जाएंगी तो कॉमन ले लेना. टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड बिकॉज ऑफ सेकंड. फर्स्ट का होगा इतना, सेकंड का हो जाएगा ये. एक्स और d माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो. सब्स्टिट्यूट x and d minus x. इसमें डी कॉमन लेके एलसीएम ले लिया था ना मैंने, कट जाता है.
हो गया शौर्य? जो टर्म्स कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, जो कट रहा है उसको काटो। इसमें रिप्लेस करना है तुम्हें एक्स को। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स इज रूट m1d। ये ऊपर आ जाएगा रूट m1 प्लस रूट m2। फिर इसमें d माइनस एक्स की वैल्यू डाल दो सेकंड वाले में, तो ये हो जाएगा रूट m2d। दिस इज रूट m1 प्लस रूट m2। ये इससे कट जाएगा, रूट m1 ऊपर आ गया। ये इससे कट जाएगा, रूट m2 ऊपर आ गया। अब न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस जी कॉमन आ रहा है, रूट m1 प्लस रूट m2 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में डी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? रूट m1 प्लस रूट m2। तो आएगा माइनस जी रूट m1 प्लस रूट m2 होल स्क्वायर बाई डी, ये आ रहा है। माइनस जी रूट m1 प्लस रूट m2 होल स्क्वायर बाई डी। So the point at which the gravitational field intensity was zero, but gravitational field is not zero, नॉन जीरो आ रहा है वो। ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो नहीं आ सकता, बिकॉज वो हमेशा नेगेटिव होगा, वो ऐड होगा, उसकी नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। इट विल बी जीरो ओनली एट इन्फिनिटी। ठीक है, हो गया। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट डबल एल आएगा। सैटेलाइट में सिंगल आएगा। एक ही आएगा। Why do we put a negative sign in front of gravitational potential? वो हमने नहीं रखा, अपने आप आया, वो बचपन से था। हाँ, ऐसे बचपन से ही था वो। but मतलब जब हमने डिराइव किया था, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का देखो, लास्ट टाइम डेरिवेशन किया था हमने, वो नेगेटिव तो था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव ही है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होगा, जब भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है। उसका रीजन देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तब भी यही होगा। इफ आई हैव a positive charge q1 एंड नेगेटिव चार्ज q2, तो उसका भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है। k1, लास्ट सेकेंड ईयर 12th में पढ़ोगे तुम, k q1 q2 by r with negative sign. So whenever force is attractive, gravitational potential energy would be negative. Whenever force is repulsive, then gravitational potential energy would be positive. उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें इसको स्लोली इसके पास लाना है। तो सिंस फोर्स इज अट्रैक्टिव, तो अपने आप आएगा ना, तो उसको हमें रेस्ट्रेन करना है फोर्स लगा के। तो एक्सटर्नल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है, तो तुम्हें नेगेटिव वर्क डन करना पड़ता है। दैट इज वाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है। तो जब भी फोर्स अट्रैक्टिव होता है, उसको स्लोली मूव कराने के लिए हमें ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा टू द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए नेगेटिव वर्क डन होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी नेगेटिव। सैटेलाइट में दो ही एल आएंगे मेरे ख्याल से, देखो चेक करो एक बार। हाँ,
SATELLITE. हाँ, एक कॉलोनियल लैंग्वेज ना बड़ी बेकार है, धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए. Another 5 years, nobody will be studying English. Motion of satellite. तो इसरो का नाम सुना है तुमने? ठीक. Indian Space Research Organization. Yes. What they do? They Launch. make it. They launch satellites into the space. दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं. एक तो देखो नेचुरल सैटेलाइट है. Moon. नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. एंड देन वी हैव आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि हम लॉन्च करते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी दो तरह के होते हैं. एक होता है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस. और जियो सिंक्रोनस मतलब उसका जो रोटेशन होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन अर्थ के रोटेशन की तरह होता है, सेम. तो उससे क्या फायदा होगा? वो सपोज न्यू दिल्ली की, हाँ, इट विल ऑलवेज अपीयर टू बी स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ. जैसे जो हमारा इनसेट के सीरीज है ना, 1B 1A 1D, वो सारे सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं. एक इनकी जो हाइट होती काफी ज्यादा होती, अराउंड 40,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ. एंड इनका डायरेक्शन रोटेशन इज द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ. टाइम पीरियड भी सेम होता है. तो सपोज यहाँ पे हमने लॉन्च किया तो न्यू दिल्ली से हमेशा सेम पोजीशन में नजर आएगा. कुछ भी हमें ट्रांसमिट करना है सिग्नल, तो हम पहले इसको सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, वो उसको एम्पलीफाई करेगा, मॉड्यूलेट करेगा, वापस रीट्रांसमिट कर देगा. एक दूसरा सैटेलाइट सपोज यहाँ पे, वो उसको भी ट्रांसमिट करेगा. तीसरा सैटेलाइट यहाँ उसको ट्रांसमिट करेगा. और तीनों सैटेलाइट से हम पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं. द सेम इवेंट हैपनिंग वुड बी टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट एवरीवेयर एट द सेम टाइम. बहुत टाइम लैग थोड़ा सा होता है, 0.1 सेकेंड 0.2 सेकेंड का. तुमने देखा हो कई बार बैट्समैन हिट कर रहा है, वो लग रहा है सिक्स जा रहा है, उस दूसरे चैनल में दिखा रहा है उसने कैच कर लिया. सो दिस टाइम लैग इज देयर. सो दिस इज जियोस्टेट सैटेलाइट. दूसरा होता है जो जिसका कि ऑर्बिटल रेडियस काफी कम होता है, इट्स वेरी क्लोज टू द अर्थ. पोलर सैटेलाइट जिसको बोलते हैं. Polar satellites are very close to the Earth's surface and they take around 12 round per day. इतने सारे राउंड वो ले लेते हैं. दे आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, स्पाइंग एंड अभी ऑपरेशन सिंदूर में ये सारे काफी काम में आए. तो हर मोमेंट पे एक एक मीटर, इवन 0.5 मीटर का पता, फोटोग्राफ पता लगता रहता है, मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स का पता लगता रहता है क्या हो रहा है. दीज आर वेदर फोरकास्टिंग में भी पता यूज होते हैं काफी. सुनामी आ रही है, वेव्स, टाइडल वेव्स आ रही है, तो वो कहाँ पे पहुंची. All for that we use this polar satellites. तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तुम्हें मालूम है क्या करना होगा उसको? वी नीड टू प्रोवाइड इनफ काइनेटिक एनर्जी. बिकॉज अगर सैटेलाइट का मास m है, वो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, तो अभी उसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी वुड बी नेगेटिव. टोटल एनर्जी वुड बी सिंपली माइनस Gmm/r ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. हमें इसको लॉन्च करने इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस small r at an altitude of h from the surface of the earth. We need to provide enough kinetic energy. So once you provide enough kinetic energy and put it in particular orbit, उसके बाद ये अपने आप घूमता रहेगा because of gravitational field of the earth. Gravitational force of earth इसको provide करेगा required centripetal force and it will be keep on rotating. तो ये होता है concept. चाहो तो थोड़ा बहुत लिख लो, फिर इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे.
लिख लिए? हम्म How long is this chapter? Another 1 hour. ऑर्बिटल स्पीड, मतलब आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास हाफ. Then we'll start with properties of matter or any other chapter you want. Properties of matter is 2 now. हमारे PT2 में ग्रेविटेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आ रहा है. हाँ, सॉलिड तो एकदम सॉलिड का हो जाएगा तब तक. हाँ. अच्छा, बहुत स्लो चल रहा है तुम्हारा. तुम्हारा तो SHM हुआ आज कुछ? अच्छा. ऑर्बिटल स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? अब सैटेलाइट यहाँ पे आके रोटेट कर रहा है. सो द सेंट्रीपिटल फोर्स FC will be provided by gravitational force of attraction between the satellite and the earth. ठीक है? Capital M is mass of the earth, capital R is radius of the earth, and small m is mass of the satellite. Speed is V, and the orbital radius is R, which is R plus H. तो centripetal force is FC. Centripetal force क्या होता है? mv square by r. mv square by r will be gravitational force between mass and the satellite and the earth. कूलम वो यूज कर लो, न्यूटन्स लॉ बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा. न्यूटन वाज सच ए बिग साइंटिस्ट, ही वाज सपोज टू बी साइंटिफिक माइंड, लेकिन वो उसने भी ना प्रिडिक्शन किया होता कि 1922 में वर्ल्ड विल बी ओवर, डूम्सडे. मतलब ही वाज ए साइंटिस्ट अदरवाइज. डिस्कवरीज उसने की हैं, बट ही सेड कि 1922, एंड ही गेव अ डेट आल्सो, किस पर्टिकुलर डेट को वर्ल्ड विल बी फिर फिनिश्ड. कुछ हुआ उस दिन? कुछ नहीं हुआ. कुछ भी नहीं हुआ, like at all. कुछ नहीं हुआ, नथिंग. वो उसकी जो प्रिडिक्शन थी बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी, मतलब बाइबल पे बेस्ड थी वो. तो बेकार है सब कुछ. कुछ नहीं हुआ. मतलब साइंटिस्ट होने के बाद वो ऐसी बातें कर रहा है उसमें. तो V इज इक्वल टू अंडर रूट GM/R, और V इज इक्वल टू अंडर रूट GM/R प्लस H. कैलकुलेशन कर करके उसने दिखाया सारा. डेट निकाला. प्रॉब्लम ये है कि दीज पीपल दे बिलीव दैट द वर्ल्ड स्टार्टेड, द लाइफ स्टार्टेड अराउंड 6000 BC. वो ट्रू नहीं है. इट्स बिन प्रूव्ड बाय सो मेनी फाइंडिंग्स नाउअडेज. बाय कार्बन डेटिंग से पता लग गया कि वो मच मच अर्लियर. तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डूम्सडे निकाला था. तो V इज इक्वल टू अंडर रूट GM/R प्लस H. नाउ व्हाट इफ द सैटेलाइट इज वेरी वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस? अगर H बहुत छोटा है, 100 किलोमीटर मान लो, ठीक है, पोलर सैटेलाइट, तो उस केस में क्या होगा? V विल बी अंडर रूट GM/R. और इसको या तो वैल्यूज डाल के सॉल्व करो, या इसका थोड़ा सा वो कर लेते हैं, R से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? G बन जाएगा ये. ठीक है. So in that case, it would be under root RG. So if a satellite is very close to the Earth's surface, its speed would be under root RG. ऐसा करो, R और G की वैल्यू डालो 9.8 एंड सॉल्व करके बताओ कितना आएगा ये. If a satellite is very close to the Earth, like polar satellites, तो उनकी स्पीड क्या होगी? और R को मीटर में डाल. बहुत करना ही पड़ेगा, फॉल हो जाएगा अदरवाइज. और G को 9.8 ले लेना. ये नहीं जो भी G में आया वो ले लिया, 10 ले लिया. हाँ, G को कितना लिया? नहीं, 9.8 लो. नहीं होगी.
9.8 को भी कर सकते हो सॉल्व। R is 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया पहले, वो भी नहीं किया होगा तुमने। इनफैक्ट 9.8 लेके इजी है, 49 हो जाएगा ना, उसका रूट निकल आएगा बाहर। √2 तुम्हें मालूम है कितना होता है? ये हो गया। तो 9800 को यू कैन ऐड 4900, 70 हो गया इंटू √2। 5600 इंटू √2 इज 1.41। 9800 को यू कैन ऐड 4900 इंटू 2। हम्म ये जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना? 7918.4 hours. 79 18.4. मीटर पर सेकंड, और अप्रोक्सीमेटली 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में करीब करीब 8 किलोमीटर मान लो। इतना तेज मूव करते हैं वो सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स। 1 सेकंड दे मूव 8 किलोमीटर, सो फास्ट। वो एनर्जी कहाँ से We आ रही could है? have just divided 11.2 by √2 also. यस यस, यू राइट। सो दैट्स अ रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड है ना, इसको मैं वीओ से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? Orbital speed, escape velocity is basically √2 times orbital speed. But this orbital speed is when the satellite is close to the Earth. √2 times हो रहेगा वो। तो GM/R है V0, और V escape था √2 GM/R, 2 GM/R the root। तो ये था formula for this. The second is, let's find the time period of the satellite. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैसे आएगा? टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रोटेशन, है ना? सो टाइम पीरियड, टाइम इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा पूरे रोटेशन में? 2πr, स्पीड है v, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 2πr v इज √ GM/R, दैट इज 2π, r को रूट के अंदर ले जाओ, r² बन जाएगा, वो r³ हो गया फिर वो। 2πr r/GM, ठीक है। इस r को मैं रूट में ले जाऊंगा तो r² बन जाएगा। r into r² would be r³। So this is the formula for time period. R is r plus h. And what if this condition is there? R is very, very large compared to h. But the satellite is very close to the earth. तो उस केस में टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr³ एंड थोड़ा रीअरेंज कर लो तो बन जाएगा r²/GM इंटू r। GM/r² कितना होता है? स्मॉल g, तो 2π√r/g। For a satellite very, very close to the Earth's surface, time period is this much. करना सॉल्व कितना आता है ये? इसमें वैल्यू डाल दो।
आर और जी की, और टाइम जो आएगा उसको सेकंड में निकालो, सेकंड, मिनट्स एंड आवर्स दोनों कर लो। Substitute small g and the radius of Earth. G को 9.8 ले लेना। pi is 22/7. या can take 3.14 also, जो भी लगे, 3.14 भी ले सकते हैं। टाइम पीरियड इन सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स, तीनों निकालो। So it's approximately 1600 pi. मल्टीप्लाई करो पाई भी। टू एंड फोर, ये आएगा। I'm getting 162.337 seconds. मिनट सेकंड्स में कितना आ रहा है? 162.337. नहीं ना आ रहा है। 6280 into 8 by 7√2. Oh, sorry. I did not convert it meter में. आपने into 10 क्यों किया है? हाँ, into 10 क्यों किया ऊपर? 9.8 का डेसिमल हटा दिया। हाँ? अच्छा। 9, विद योर परमिशन 9.8 का डेसिमल हटाया। हटा सकते हैं? नहीं, मना कर रही है। तो वैसे 1/√2 0.707 होता है।
1/√2 जो होता है ना, उसके वैल्यू अगर तुम्हें याद हो तो 0.707 होता है 1/√2, तो वो 7 से मैं अप्रोक्सीमेटली काट सकता था। एनीवेज, तो कितना आ रहा है सेकंड्स में? √10 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 3.14। √10? यस, 9.8 का रूट तो तुम 3.14 से काट सकते हो। √10 तो वैसे 3.16 होता है, बट 9.8 का रूट 3.14 के पास होना चाहिए। तो अगर हम चाहते तो यहाँ पे ना इससे इसको इससे काट देता, 2 आ जाता है ये, अगर अप्रोक्सीमेट ही करना है तो फिर मैं 9 इसको 10 को 2 ही ले लेता, 10 ले देता 9.8 का। सर ऐसे तो आप ऊपर 10 और 9.8 को भी काट सकते हो अगर अप्रोक्सीमेट ले रहे हो, हाँ वही बस तो। अंडर रूट में वो 1.006 आ जाता है। नहीं नहीं, 9.8 का रूट मोबाइल से देखो तुम कितना है, वन हाँ पॉइंट सर, वो थ्री सर पॉइंट थ्री पॉइंट अगर वन 10/9.8 फुल अंडर रूट है तो देन इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1। हम्म। अब फाइनल बताओ आंसर क्या आ रहा है? अब तो बहुत इजी हो गया ये। तो ये हो गया 2, और दिस इज 8, हाउ मेनी जीरोस? 3। मैंने विदाउट अप्रोक्सीमेशन किया, मेरा 5129.8492 आ रहा है। ठीक है, 1 5 नहीं, 5129। 5129 कैसे आ जाएगा? मेरा 5024 आ रहा है। 5024? मेरा 5129 आ रहा है। डबल आ रहा है? क्या है? देखो, 2 × 3.14, आर था 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय 9.8। अगर मान लो मैंने इसको 10 ले लिया होता तो क्या होता? एक ये कट जाता है, 100 आ जाता है ना। तो 6.28 इंटू 800 ये आ रहा था। ठीक है, 6.28 इंटू 800 को मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वो 50 यही आएगा। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 6.28 इंटू 800, 628 इंटू 8। 5024। 5024, हाँ तो ठीक है इसका, 5024 ना। हम्म। हाँ, वही तुम याद कर लेना, इसको मिनट में कन्वर्ट करो 60 से डिवाइड करके, तो मिनट में कितना आ रहा है? दिव्या सोच रही है मैंने पूरी मेहनत करके निकाला, सर ने बोला नहीं लिखा। 60 से डिवाइड करो उसको। तो मिनट्स में कितना आ रहा है? फिर 60 से डिवाइड करो, आर में आ जाएगा। मिनट में इतना फर्क नहीं, मेरे को आर में चाहिए। डिवाइड दिस बाय 3600। नहीं, 60 से डिवाइड कर, मिनट में कितना आ रहा है? 84 मिनट्स नहीं आ रहा है क्या अप्रोक्सीमेटली? 60। हाँ, 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 83 पॉइंट समथिंग को क्या लिखूं मैं? एक सेकेंड। पॉइंट सर सेवन पॉइंट इसको सेवन इसको सीधा अप्रोक्सीमेटली थर्टी 84 मिनट। सिक्स हंड्रेड हाँ, से करके 1.39 आ रहा है। राइट। 1.39। अच्छा। आर हाँ मतलब इस सैटेलाइट पे अगर तुम बैठ जाओगे तो 84 मिनट्स में वर्ल्ड का राउंड ले लोगे पूरा, अर्थ का। वर्ल्ड टूर इन 1.4 आवर्स। तो पूरा वन राउंड में इसको 1.4 आवर लगते हैं। तो दैट इज वाई इट कैन टेक पिक्स ऑफ द अर्थ मल्टीपल टाइम्स इन 1 डे। हाँ, काफी ज्यादा स्पीड है। और इसी में अगर हम टी को 24 आवर डाल दें और फिर से ऑर्बिटल रेडियस निकालें, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का
हाइट भी पता लग जाएगा. इफ आई सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 24 आवर्स, मतलब सेकेंड में इतना, एंड सॉल्व फॉर r, तो जो r आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 40,000 आता है. मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का इतना हाइट होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इट अपीयर टू बी स्टेशनरी बिकॉज उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है. सो हमने कर लिया ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, थर्ड इज एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. लास्ट लिख लो एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. सर ग्रेविटेशन 12th में नहीं होता ना? नहीं, 12th में कूलम्स लॉ है. सॉरी। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. 12th में मैकेनिक्स बिल्कुल नहीं है, सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है एंड ऑप्टिक्स है. हाँ. Do we include structure? Do we include structure of atom in modern physics? हाँ, राइट. सो दैट इज फिजिक्स ऑल्सो. वो अभी मैंने शुरू में 12th की क्लास थी ना तुम्हारे से पहले, वही करा, उनको एटम करा रहा था मैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, डुअल नेचर कर चुके हैं ऑलरेडी वो लोग. I like that chapter. हाँ. तो satellite has two kind of energies. One would be kinetic energy because it has speed, and दूसरा it will be the gravitational potential energy also because it is near the earth. So the total energy of the satellite would be kinetic energy plus potential energy. The total energy would be, kinetic कितना होगा, हाफ mv², पोटेंशियल था -g/m/r. लेकिन हमने देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r was equal to g/m/r². तो इसमें अगर हम एक r कैंसिल कर दें तो आई कैन रिप्लेस mv² बाय g/m/r, है ना. mv² can be replaced by g/m/r. So total energy of the satellite is negative. What does it mean? It means that satellite is bound by the earth. It is being attracted by the earth. तो अगर हमें सपोज ये फाइंड करना है कि हाउ मच वर्क विल बी डन टू put a satellite from the surface of earth into another orbit of this much radius, we can definitely find that. तो कैसे फाइंड करोगे वो वर्क डन? आएगा फाइनल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी. इस फॉर्मूले को यूज करके हम अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल सकते हैं. और अगर हम अभी ये सैटेलाइट बाउंड है ना, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, बट इफ वी प्रोवाइड इनफ पॉजिटिव एनर्जी सो दैट इट एस्केप्स टू द from the gravitational field of the earth, that is called binding energy. Enough positive energy to be provided to the satellite so that it escapes the gravitational field of the earth will be g/m by 2r. So that's called binding energy. If we provide enough positive energy so that the satellite escapes the gravitational field of the earth, that energy would be binding energy.
क्वेश्चन लिखो एक. How much work has to be done? How much work has to be done in placing a satellite of mass m, in placing a satellite of mass m from the surface of Earth, from the surface of Earth into an orbit, into an orbit whose height from the Earth's surface is 3r, whose height from Earth's surface is 3 times capital R, 3r. The height of the orbit is 3 Height of the orbit from the surface of Earth is h दिया हुआ है मैंने. कर लो. सर आप एक बार प्लेसिंग के बाद रिपीट कर सकते हैं? क्या था? सुनाओ एक बार पढ़ के, क्या लिखा तुमने? How much work has to be done in placing A satellite of mass m from the Earth's of surface to an orbit whose height is हाँ इतना होगा, ठीक है. 3 times r. The answer is coming positive. I can't hear that. We need to provide positive energy only, then it will be lifted. So final energy इतना आ रहा है, ठीक है? R हो जाएगा R plus H दे रखा था 3r. इनिशियली वो सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ है. इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना है? माइनस GM बाई R By 2r. बाई 2r. हाँ. इनिशियल एनर्जी बाई 2r क्यों आएगा? क्योंकि अगर 2 into r plus h है और surface पे नहीं 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 नहीं, 2r नहीं आएगा. इट वुड बी R ओनली, बिकॉज दो मासेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस GMM बाई R ना. इनिशियली सैटेलाइट थोड़ी सर की सरफेस पे थोड़ी घूम रहा है वो. इट इज बीइंग प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस. इनिशियली सैटेलाइट तो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है ना. तो 2r थोड़ी यूज करोगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? by ये होता है ना. ठीक है. इसमें 2 नहीं आएगा. तो हो जाएगा माइनस GMM बाय 8r प्लस ये आएगा, है ना.
और तुम उसको आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन ये होता कि भाई सैटेलाइट को ऑर्बिटल रेडियस 2 आवर से 3 आवर में शिफ्ट करना है तो हाउ मच वर्क विल बी डन, तब भी ये फॉर्मूला होता है। तब दोनों केस में दोनों में नीचे 2 आर आता, बिकॉज सैटेलाइट की एनर्जी में 2 आर आता है डिनोमिनेटर में। नॉर्मल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में माइनस वही आता है, माइनस जी एम बाई आर आता है। लिख लो, एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लो। फाइंड हाउ मच एनर्जी टू बी गिवन, find how much energy to be given to a satellite of mass m so that its orbit is shifted from orbital radius 2 times r to orbital radius 4 times r. How much energy is to be given to a satellite of mass m so that its orbital radius changes from 2 capital R to 4 times capital R. कर लो अभी। Is this 2 or above the Earth's surface? Yeah. When it's orbital radius, it has to be from center. फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे पॉजिटिव आएगा। Coming mr small g divided by 8. सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा वापस से। फाइनल एनर्जी वुड बी माइनस जी एम एम बाई 2। ऑर्बिटल रेडियस कितनी है फाइनल, 4 आर। माइनस साइन माइनस जी एम एम बाई 2 टाइम्स ऑर्बिटल रेडियस कितना है, 2 आर। इसमें यूज सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये आ रहा है, तो आंसर आएगा जी एम एम बाई 8 आर। आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हो जाएगा 1/8 mg/। ठीक है, 1/8 mg/r आ रहा है। आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जी एम बाई आर स्क्वायर स्मॉल जी हो जाएगा। हमारे कौन से टॉपिक बचे हैं? एक तो केपलर्स। बस वही बचा है। लिखो केपलर्स को खत्म कर देते हैं 5 मिनट में। होगा नहीं लेकिन। लिखो केपलर्स लॉज
दिस इज इलिप्स। इलिप्स के दो फोकस होते हैं, जो मैथ्स में पढ़ोगे ये। सन इज एट वन ऑफ द फोकाई एंड planets are revolving around it in elliptical orbits. Earth is rotating around the sun. कब पता लगा साइंटिस्ट को? Which century? Remember? Around 16th century में पता लगा साइंटिस्ट को. Otherwise, they used to say that sun is revolving around the earth. Heliocentric theory. और जिसने प्रपोज किया था उसको पॉइजन कब भी कर दिया था कि इट वाज इसको कोपरनिकस को तो जेल में डाल दिया था. कोपरनिकस बेसिकली सेड दैट अर्थ is revolving around the sun, not the other way around. But in Indian, like India, it was known to us 2000 years ago. There's a book called Surya Siddhant. It was written around 2000 years ago. उसमें सारा motion of satellites वगैरह दिया हुआ है. So that time we knew that it's the earth which is rotating around the sun, not other way around. So the first law is all the planets are revolving. All the planets are revolving in elliptical orbits. All the planets are revolving in elliptical orbits around the sun and the sun being at the focus of the ellipse and sun being at the focus of the ellipse. तो ये फर्स्ट लॉ था. बाकी लॉज नेक्स्ट क्लास में दोनों कर लेंगे, सेकंड एंड थर्ड लॉ. सेकंड लॉ कौन सा है बाय द वे, पता है तुम्हें? Time period Law covered. of time periods. And third law is law of areas. So next class में Area covered is same, something. yes, aerial velocity is the same. So next time Wednesday and ठीक है, ending the class. Thank you. आज का आज ही रिवाइज कर लेना तुम लोग ये. Okay.